खामोशियां पार्ट 2 शकील। अनिकेत या फिर इस केस में कोई तीसरा भी है, समझ नहीं आ रहा अपने दिमाग के घोड़े किस दिशा में दौड़ाऊं। वेदिका ने उलझन की स्थिति में अपने आप से कहा। वह तेज कदमों से बरामदे में चहलकदमी कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बेख्याली में वहीं मौजूद गमले से टकराकर गिरने ही वाली थी, तभी इंस्पेक्टर धवल भी वहीं आ गए। संभल कर मैम, कहाँ ध्यान है आपका? थैंक्स, मृदुल ने संभलते हुए कहा और फिर चहलकदमी करने लगी। अब की बार धवल भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। धवल, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि रूही के गायब होने में किसका हाथ हो सकता है? अनिकेत या शकील? शकील के साथ तो वो रह ही रही थी, पर अनिकेत उसे चाहता था। न जाने किस कारण से वह उसे छोड़कर चली गई। अब तो यह वो ही बता सकता है, तो पहले हमें अनिकेत से ही पूछताछ कर लेनी चाहिए। जी मैम, वैसे भी वह इसी शहर में है, तो फिर चलो। सड़क पर जीप तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और उससे भी तेज रफ्तार से मृदुला अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। घर की बालकनी में एक युवक खड़ा होकर गलती सूरज को देख रहा था। लगे हुआ रंग, 5 फुट 8 इंच लंबाई, गठीला बदन, उसने ऑफिस के कपड़े पहन रखे थे। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। धीरे धीरे अंधेरे ने भी अपने पसारने शुरू कर दिए। तुम कहाँ हो? मुझे बिन बताए यूं चली गई जैसे तुम्हें मेरी दोस्ती पर भी विश्वास न रहा। एक बार, बस एक बार मुझे मौका दिया होता समझाने का। तुम नहीं समझ सकती कि तुम मेरे लिए क्या हो। एल जब से तुम गई हो सारी दुनिया बिरानी लगने लगी है। जीने का कोई मकसद ही ना रहा, बस यूं ही जिए जा रहा हूं। उस युवक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर को देखते हुए कहा। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि स्क्रीन पर वेदिका नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। घंटी बस बस कर थक कर शांत हो गई। कुछ ही देर में फिर से वेदिका की कॉल आने पर उसने झुंझलाते हुए फोन रिसीव किया। हेलो अनिकेत, आप ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं, बस वह आपको ऑफिस के कपड़ों में ही बालकनी में देखा तो आगे के शब्द मुंह में ही रह गए। मैं ऑफिस के कपड़े में रहूं या घर के, इससे तुम्हें क्या? यही पूछने के लिए फोन किया था। नहीं, वो आपकी इजाजत हो तो मैं आपके घर आ जाऊं। मैं मना कर दूंगा तो तुम नहीं आओगी। दूसरी तरफ खामोशी पसरी हुई थी। आ जाओ। कुछ ही पलों में भी वेदिका ने अनिकेत के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई प्रतिक्रिया न होने पर उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। अनिकेत ने दरवाजे को लॉक नहीं किया था, वह अभी भी बालकनी में ही खड़ा था। वेदिका उसे देखकर किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर में जब लौटी तो उसके हाथ में 2 कप चाय और कुछ स्नैक्स थे। जिसे उसने टेबल पर रखकर अनिकेत को आवाज दी। अनिकेत बालकनी से डाइनिंग रूम में आया और अपने हाथ की तस्वीर को अलमारी में रखकर उसे लॉक कर दिया। वेदिका उसकी तरफ ही देख रही थी। अनिकेत, चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अनिकेत चाय का कप उठाकर वेदिका के सामने के सोफे में बैठ गया। वेदिका, क्या जरूरत थी यह सब करने की? मैंने तुम्हें कल मना किया था ना। मुझे मेरा अकेलापन ही अच्छा लगता है। मुझे अपनी जिंदगी में किसी की दखलंदाजी नहीं पसंद। अनिकेत ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। लेकिन मैं आपको इस तरह नहीं देख पाती। क्यों? यह तो मैं भी नहीं जानती, वेदिका ने मन में कहा। अनिकेत, रात के लिए कुछ बना दूं? नहीं, मैं बना लूंगा। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? ऑफिस से आए 2 घंटे हो गए, अभी तक आपने कपड़े तक नहीं बदले। चाय तो क्या आपने एक गिलास पानी तक नहीं पिया होगा? सारा दिन खामोश रहते हैं, ना किसी से बातें करना ना किसी से दोस्ती। यह कैसी जिंदगी जी रहे हैं आप? मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। अनिकेत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अपना दोस्त समझकर बता सकते हैं। दोस्त? और हम दोस्त कब बने? तभी जब आपने मेरी मदद की। उसी के पहले तो एक ऑफिस में रहते हुए भी मैं आपको नहीं जानती थी। यह बोलकर वेदिका अतीत में खो जाती है। वेदिका, आप मोबाइल से ध्यान हटाकर अपने काम पर
ध्यान लगाया कीजिए, यदि कल तक प्रोजेक्ट तैयार ना हुआ तो आप ऑफिस आना बंद कर सकती है। बड़े आराम से घर पर बैठकर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बॉस ने चिल्लाते हुए कहा। लज्जी सर, वेदिका ने भी डरते हुए कहा। खाली जी से काम नहीं चलेगा, कल मुझे फाइल मेरी टेबल पर चाहिए। समझ में आई बात जी? अनिकेत ने बॉस के केबिन को नॉक किया। वह बाहर से सब सुन रहा था। एल बॉस का ध्यान वेदिका से हट गया। उन्होंने अनिकेत को अंदर बुलाया। एल अनिकेत की नजर वेदिका पर पड़ी। वह डर से कांप रही थी, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अनिकेत के आते ही बॉस ने वेदिका को वहां से जाने के ये बोल दिया। वह लपक कर बाहर की ओर भागी, जिसे देखकर उसे हंसी आ गई और दोनों की निगाहें आपस में टकरा गई। एल वेदिका को अपनी ओर घूरता देखकर अनिकेत चुप हो गया। वह बॉस से इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करने लगा। बाप रे, ये कितने खड़ूस है। अगर आज मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो नौकरी तो गई, कितना सारा काम पेंडिंग पड़ा है। कहते हुए वेदिका अपने काम में लग गई। शाम को ऑफिस के स्टाफ मेंबर घर चले गए, लेकिन ओवरटाइम करने के इरादे से वेदिका अपने केबिन में रुकी रही। सब चले गए हैं, ऑफिस बंद करके आप भी घर जाइए, अनिकेत ने ऑफिस से निकलते हुए केयरटेकर से कहा। एल, अभी वेदिका मैम काम कर रही है, ओवरटाइम करने का इरादा है उनका। वेदिका का नाम सुनकर अनिकेत सुबह की घटना याद करके मुस्कुराने लगा। एल, वह जाकर कार में बैठ गया और कार स्टार्ट की। अगले ही पल कार बंद करके वह बाहर निकलकर ऑफिस की तरफ बढ़ा। एल, क्या हुआ सर, कुछ भूल गए क्या? केयरटेकर ने उसे फिर से अपनी ओर आते हुए देखकर कहा। नहीं तो यूं हैरान क्यों हो रहे हो, आप भी अकेले बोर हो जाओगे तो सोचा कुछ देर आपसे बात ही कर ली जाए। अनिकेत ने उसे अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा। एल, घर पर कोई इंतजार कर रहा होगा। नहीं, यहाँ मैं अकेला ही हूँ, तो शादी कर लो, इंतजार करने वाली मिल जाएगी, कहकर उसने चुटकी ली। एल, दोनों वहीं पर बैठकर तब तक बातें करते रहे जब तक वेदिका बाहर नहीं आ गई। एल, अनिकेत को वहां देख वेदिका को आश्चर्य हुआ और अगले ही पल उसकी जगह डरने ले ली। एल, कहीं यह मेरे लिए ही तो यहाँ नहीं रुका है? एक अकेली लड़की को देखकर मर्दों की नीयत बिगड़ते देर नहीं लगती, यह सोचकर वह अपने दुपट्टे को अपने कंधों पर अच्छी तरह से डालते हुए आगे बढ़ गई। एल, रात के 9 बज चुके थे। वह बड़ी देर तक टैक्सी का इंतजार करती रही। अनिकेत भी इसी इंतजार में था कि वह टैक्सी पाकर यहाँ से चली जाए। जब मैं भी जाऊं, ना जाने क्यों वो वेदिका की सेफ्टी को लेकर चिंतित था। लंबे इंतजार के बाद भी टैक्सी ना मिली। तब अनिकेत वेदिका की ओर बढ़ा। उसे अपनी ओर आता देख वेदिका अंदर तक सिहर गई। यदि आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। देखिए मिस, रात ज्यादा हो रही है और इधर रात के समय टैक्सी कम ही चलती है, तो आपको टैक्सी कब मिले इसका कोई भरोसा नहीं। इस तरह यहाँ अकेले खड़े रहना सेफ नहीं होगा, आपके साथ जाना सेफ होगा। मैं आप पर यकीन क्यों करूं? हम एक ऑफिस में काम करते हैं, इस नाते आप मेरा भरोसा कर सकती हैं। एल, चाहे तो आप मेरा मोबाइल नंबर अपने घर पर भेजकर मेरे साथ आने की सूचना दे सकती है। नहीं, मुझे आपके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस वेदिका, जिद मत करिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। चाहे तो आप अपनी लोकेशन भी चालू कर लीजिए। वेदिका उसकी बातों को अनसुना करते हुए इधर-उधर देखती रही, लेकिन कोई साधन न दिखने पर उसने अनिकेत के साथ जाने का सोच लिया, पर वह उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अनिकेत भी अपनी कार से टिककर वहीं खड़ा हो गया। वह कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर वेदिका के कार में बैठने का इंतजार करने लगा। रात भर आती जा रही थी, साथ ही वेदिका का डर भी। एल, अनिकेत ने एक बार फिर वेदिका को आवाज दी। इस बार वेदिका बिना ना नुकुर किए कार की पिछली सीट पर बैठ गई। अपना नाम और नंबर बताइए, घर पर भेजना है, वेदिका ने तल्ख लहजे में कहा। एल, अनिकेत ने वेदिका को अपनी डिटेल्स दे दी और वेदिका ने किसी नंबर पर कॉल की। एल, हेलो माँ,
आज ऑफिस में ज्यादा देर तक काम करती रही सो देर हो गई। मैं अपने ऑफिस के दूसरी एम्प्लॉय अनिकेत के साथ घर आ रही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। एल अनिकेत का नंबर मैंने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है, आप घबराना मत कहकर वेदिका ने फोन काट दिया। एल अनिकेत ने वेदिका से उसका एड्रेस बताने को कहा। वेदिका के एड्रेस बताते ही वह मुस्कुराने लगा। एल कार के मिरर में अनिकेत को मुस्कुराता हुआ देख वेदिका मन ही मन डर गई है। एड्रेस में हंसने जैसी क्या बात थी? वेदिका ने गुस्से से कहा, कुछ खास तो नहीं पर संयोग से मेरा घर भी वहीं पर है, हम दोनों की मंजिल एक ही है। यदि आप देर ना करती तो अब तक मैं खा पी कर सो रहा होता। एल अनिकेत की बातों का वेदिका ने कोई जवाब नहीं दिया। एल सारे रास्ते खामोशी का आलम छाया रहा। एल कार वेदिका के बताएं एड्रेस पर जैसे ही पहुंचकर रुकी, वेदिका ने झटके से गेट को खोला, लपक कर घर के अंदर चली गई। एल वेदिका की इस हरकत से एक बार फिर अनिकेत के चेहरे पर हंसी की लकीरें उभर आई। एल वेदिका को घर के अंदर आने के बाद एहसास हुआ कि उसे अनिकेत को थैंक यू बोलना चाहिए था। एल वह डर की वजह से कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। एल रात ज्यादा हो चुकी थी और उसे बहुत नींद आ रही थी, तो उसने फ्रीज में रखी हुई ब्रेड से काम चलाया और जाकर सो गई। एल सुबह उसे ध्यान आया कि अनिकेत ने कहा था उसका घर यही आसपास ही है। एल उत्सुकतावश सुबह बालकनी में खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी कि शायद उसे अनिकेत दिख जाए, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। एल सुबह अपने काम के प्रेशर में उससे अनिकेत को थैंक्स बोलना याद न रहा। शाम को ऑफिस से निकलकर अनिकेत अपनी कार तक आया, तभी वेदिका भी वहां भागती हुई सी आई। अनिकेत सर, वेदिका ने हाफते हुए उसे आवाज दी, जिसे सुनकर वह पलटा। थैंक यू सर, इट्स ओके कहकर वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। एल वेदिका उसके रूखे व्यवहार से हैरान रह गई। एल अजीब बंदा है, कल सामने से आकर मदद की और आज ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे मुझे पहचानता तक ना हो, वेदिका ने मन ही मन कहा। एल धीरे धीरे वेदिका के अंदर अनिकेत को जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। एल लेकिन वह हमेशा रुखा व्यवहार करता और तटस्थ रहता, जैसे कि वह उसे पहचानता भी ना हो। एल उसने अपने ऊपर एक गंभीरता की चादर ओढ़ रखी थी। एल उसे काम के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। एल उसके ना कोई खास दोस्त है, ना उसकी दोस्त बनाने में दिलचस्पी थी। एल वह जितना वेदिका से रुखा व्यवहार करता उतना ही वह उसकी ओर खींचती चली जा रही थी। एल एक दिन वेदिका जानबूझकर ऑफिस में काम के बहाने से देर तक रुकी रही। एल संयोग से आज भी अनिकेत बाहरी था और उसने वेदिका को ड्रॉप करने के लिए पूछा। एल वह इसी मौके की तलाश में थी। आज उसे अनिकेत के साथ जाने में डर नहीं लग रहा था, बल्कि खुशी महसूस हो रही थी। एल अनिकेत ने वेदिका के घर के सामने पहुंचकर कार रोकी। एल अनिकेत, आपने कहा था कि आपका घर भी यही कही है, तो चलिए पहले आपके घर चलते हैं, आपकी फैमिली से मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी। एल पर मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ, तो क्या हुआ, इसी बहाने में आपका घर देख लूंगी। अगर कोई काम हुआ तो मैं वहां आ सकती हूँ, नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अनिकेत ने उसे टालते हुए कहा। लेकिन वेदिका कार से नहीं उतरी। तब हार मानकर अनिकेत अपने घर तक गया, जो लगभग वेदिका के घर से थोड़ी दूर पर सामने ही था। एल उसके घर से वेदिका का घर साफ साफ दिखाई दे रहा था। एल वेदिका ने बड़े अधिकार से अनिकेत के घर के अंदर प्रवेश किया। एल वहां सब कुछ बिखरा सा वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे बिन औरत के घर अव्यवस्था फैली रहती है। एल वेदिका भी अकेली ही रहती थी, लेकिन उसने अपने घर को काफी व्यवस्थित रखा था। एल अनिकेत जाकर खामोशी से सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर तक वेदिका भी वहीं बैठी रही, फिर उसने अनिकेत से किचन पूछा। उसके मना करने के बावजूद उसने वहां जाकर चाय बनाई। एल चाय पी कर घर आ गई। एल तब से उसका अनिकेत के घर आने जाने का सिलसिला चलता रहा। एल अनिकेत उसे किसी भी मदद के लिए मना करता, एल लेकिन वह यथासंभव उसकी मदद
करती ही रहती थी। एल रात के 9 बज रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो अनिकेत ने जाकर गेट खोला। सामने इंस्पेक्टर मृदुल और धवल खड़े थे। अनिकेत ने उन्हें हैरानी से देखा। हम यहाँ रूही के केस के सिलसिले में आए हैं, क्या आप ही अनिकेत हैं? इंस्पेक्टर मृदुल ने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा। जी आइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। सभी डाइनिंग रूम में आ गए। एल, यह आपकी पत्नी है? इंस्पेक्टर धवल ने वेदिका को डोट देखकर पूछा। जी नहीं। अच्छा, समझ गया, लिव इन वाला मामला है, कहकर इंस्पेक्टर धवल हंसने लगा। वेदिका को धवल की नजरें चुभती हुई सी लगी, जैसे वह आंखों ही आंखों में उसे तौल रहा हो। उसे उनके बीच रहना अजीब सा महसूस हो रहा था। अनिकेत, मैं चलती हूँ, एल कहकर वह अपने घर चली गई। अनिकेत को भी वेदिका और उसको लेकर धवल के द्वारा कही गई बात अटपटी लगी। एल, सर, वह मेरी फ्रेंड है, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। डबल, अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो हम काम की बात करें। मृदुल ने धवल को घूरते हुए कहा। जी मैम। तो मिस्टर अनिकेत, आप रूही को कैसे और कब से जानते हैं? वह मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। एल, क्या हुआ? रूही ठीक तो है? जी नहीं, पिछले 3 महीने से वह लापता है, उनकी कोई भी खबर नहीं मिल रही। रूही के पिता ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। एल, वह आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, आपको तो खबर होगी कि वह कहाँ जा सकती है। एल, मैम, हम दोनों दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के बाद से हमारा संपर्क ना रहा। एल, वह अपने सपनों के लिए दिल्ली चली गई और मैं आज भी यही हूँ। एल, आप दोनों के बीच केवल दोस्ती थी कि कुछ और भी था? बेपनाह मोहब्बत थी, पर वह एक तरफा ही थी। एल, मैं उसे पसंद करने लगा था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। एल, वो मेरी किस्मत में नहीं थी शायद। कहते कहते अनिकेत का गला भर आया। एल, और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने उसे गायब कर दिया या फिर उसकी हत्या कर दी? नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? वह मेरी जिंदगी थी, मैं उसे कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? एल, सच में मुझे कुछ नहीं पता कि वह कहाँ है। जब उसने मुझे मना किया तब टूट गया था मैं, और गुस्से की वजह से उससे कोई संपर्क ही न रखा। वह अपनी दुनिया में खुश है, यह सोचकर मैं भी उसकी यादों के सहारे जिंदगी काट रहा हूँ। ठीक है अनिकेत, आपको रूही की कोई खबर या जानकारी मिले तो हमें सूचना दीजिएगा। और हाँ, केस सॉल्व होने तक कहीं मत जाइएगा। जी मैम। मृदुल वहां से चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई अनिकेत के मन में उमड़ते हजारों सवाल और रूही को हमेशा के लिए खो देने का डर। एल, वह रूही की फोटो लेकर बालकनी में आया। यहाँ पर वह चांद से हमेशा रूही की बातें किया करता था। एल, पर आज आकाश से चांद भी नदारद था गहन अंधकार चारों तरफ बिखरा पड़ा था। वही अंधकार उसके दिल दिमाग में छाने लगा। उसे सब कुछ अस्तित्वविहीन लगने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह अंदर से टूट रहा था। सूने आकाश को देखकर वह अपने बिस्तर पर आ गिरा। एल, भावनाओं का तूफान जिसे उसने अब तक बांध के रखा था, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आंसुओं के सैलाब ने हिचकी का रूप ले लिया। वह रात भर रोता रहा और अतीत में रूही के साथ बिताए हुए पलों को याद करता रहा। एल, अनिकेत के घर पुलिस क्यों आई थी? और यह रूही कौन है जिसके बारे में वह जिक्र कर रहे थे? क्या वह वही लड़की है जिसके कारण अनिकेत मुझसे रुखा व्यवहार करते हैं? वह अनिकेत की जिंदगी में दोबारा आ जाएगी तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। एल, इसी ख्याल से वेदिका के अंदर बेचैनी छाने लगी। एल, वह रात भर इन्हीं विचारों के कारण करवटें बदलते रही। एल, कॉलेज का पहला दिन, कुछ नए चेहरे भी कॉलेज में दिखाई दे रहे थे। कोई अपनी क्लास ढूंढ रहा था तो किसी को प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचना था। एल, कुछ सीनियर उनकी मदद कर रहे थे तो कुछ उन्हें अटपटे सवालों में उलझाकर परेशान कर रहे थे। एल, तभी कॉलेज में एक लड़की आई। 5 फुट 3 इंच की लंबाई, गोरा रंग, चेहरे पर अटखेलियां करती जुल्फें,
उसने गुलाबी टॉप ब्लैक जीन्स पहन रखी थी जो उसके गोरे रंग को गुलाबी रंग दे रहा था। देखने में वह बहुत मासूम और भोली भाली लग रही थी। ओए होए, गोरा रंग पतली कमर मटका के कहाँ जा रही हो सुंदरी, जरा हमारे नजदीक। मुखर्जी ने अपनी मधुर आवाज से गीत की कुछ लाइनें सुना दो। ग्रुप की एक लड़के रोहित ने कहा, बीकॉम की क्लासेस किस रूम में लगती हैं, क्या आप बता सकते हैं? रोहित को अनदेखा करते हुए दूसरे लड़के से पूछा। हमारी बातों का जवाब नहीं दिया, हमें इग्नोर करके तुम किसी क्लास में नहीं जा सकती। उसने उन्हें कोई प्रत्युत्तर दिए बिना दूसरे लड़के के द्वारा बताई दिशा की तरफ कदम बढ़ा दिए। यह बात रोहित को नागवार गुजरी। वह रैगिंग करने वाले सीनियर का हेड था। नाराजगी से उसने सामने से आकर रास्ता रोक लिया। तू बहरी है क्या, जो हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही? मुझे फालतू बातों में समय नहीं गंवाना है, मुझे क्लास अटेंड करने दीजिए। देर हो रही है। अब एक और पढ़ाकू हमारे कॉलेज में पढ़ने आई है, अब तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। एक मवाली टाइप के लड़के ने दांत दिखाते हुए कहा। देखिए, मैं आप लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, वरना मुझसे बदतमीजी करना आप लोगों के लिए भारी पड़ेगा। अच्छा, तो प्रिंसिपल से हमारी शिकायत करेगी? कहकर ग्रुप के सभी लड़के हंसने लगे। प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर तुम लोग जाओगे, वह भी मेरी? मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपने मामले खुद निपटा सकूँ। बड़ा एटीट्यूड है। हाँ है, घमंड अपने बाप का खाती हूँ, तेरे बाप का नहीं। मुझे उन लड़कियों के जैसे मत समझना जो तुम्हारे इशारे पर नाचती गाती है। तुम्हें तो पता ही होगा, रैगिंग बैन है। बस किसी में हिम्मत हो तुम जैसों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की। हाय, हम तो डर गए, क्या कातिल अदाएं हैं इस हसीना की। शर्म करो, यहाँ पढ़ने आते हो या इस तरह की हरकतें करने को? हम तो भूल ही गए थे कि हमें पढ़ाई भी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, याद दिलाने के लिए। अब आप हमें पढ़ाएंगी? प्रेम ग्रंथ, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं हटेगे, क्या कर लोगी? बस एक लव सॉन्ग ही तो सुनाना है, फिर तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। कहते हुए रोहित ने उसकी कलाई पकड़ ली। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ रोहित के गालों पर पड़ा। कुछ पल के लिए वहां का समा थमसा गया। सबकी निगाहें रोहित की ओर चली गई। रोहित भी एक पल को हैरान रह गया और वह लड़की रास्ता बनाती हुई अपने क्लास में चली गई। ग्रुप में गुंडे मवाली टाइप के लड़के रहते थे। जो बात बात पर मारने पीटने को उतारू हो जाते थे। इसलिए कोई इनसे पंगा नहीं लेता था, सब इनकी बातों को चुपचाप सुन लेते थे। उनकी यह हरकत पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई। हर कोई उस लड़की के बारे में जानने के लिए उतावला हो उठा। रूही क्लास में बैठने के लिए सीट देख रही थी, तभी एक लड़की ने उसे अपने पास बैठने के लिए बुला लिया। हाय हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? रूही। और तुम्हारा? टिया। और यह पिंकी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाय, क्या यार, तुम तो पहले ही दिन कॉलेज में फेमस हो गई। तुम्हें पता है सब डरते हैं उससे, उसने हम लोगों से भी गाने गवाए थे, पर हमारे अंदर तुम्हारे जितनी हिम्मत कहाँ, वरना आज हम भी फेमस हो गए होते। कहकर टिया ने बुरा सा मुंह बना लिया। अरे, मैं तो सोच रही थी कि मुझे उसकी रैगिंग से बचाने के लिए कोई स्मार्ट सा लड़का आएगा और मैं उसकी फ्रेंड बन जाऊंगी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा और मैं उसके साथ सेटल हो जाऊंगी, पर बैड लक, ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा और इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।